हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव सीन दैट द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया was supported by some very powerful international organization। हमने पहले देखा कि लिबरलाइजेशन करने से फॉरेन ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट से इंडिया को भी काफ़ी सपोर्ट मिला, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ होता है? पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। तो दीज ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल बैरियर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स आर हार्मफुल। इन ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जो बैरियर्स होते हैं, बाधाएं जो लेकर आते हैं, उसकी वजह से फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए बहुत हार्मफुल है। तो देयर शुड बी नो बैरियर्स, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री। कोई बाधा होनी नहीं चाहिए, ट्रेड एकदम फ्री होना चाहिए। तो ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसी। जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज है, सब अपने पॉलिसीज को क्या करें? लिबरलाइज कर दें। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WTO। बहुत सी बार स्टूडेंट 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ WTO। तो आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम क्या है? लिबरलाइज करना, मतलब फ्री करना इंटरनेशनल ट्रेड। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। सबसे पहले डेवलप कंट्रीज ने इनिशिएटिव लिया और वो इसके मेंबर बने। तो WTO एस्टैब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड। WTO करती क्या है? जो भी रूल्स बनाए उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर, उसको पूरा देखती है और ये ध्यान में रखती है कि सब कंट्रीज रूल्स को अच्छी तरीके से ओबे करें। As on July 2016, nearly 165 countries of the world are currently members of WTO। और जुलाई 2016 के डाटा के तहत 165 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड के अंदर करंटली मेंबर्स थी WTO की। तो थ्रू WTO is supposed to allow free trade for all। In practice, it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers। On the other hand, WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers। डेवलप कंट्री ने तो कर ही दिए, इसके साथ साथ रूल्स जो बनाए गए WTO ने, उन्हें क्या किया? डेवलपिंग कंट्रीज को भी फोर्स किया कि आप भी रिमूव कर दो ट्रेड बैरियर्स। एन एग्जांपल ऑफ दिस इज द करंट डिबेट ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अगर हम करंट डिबेट के इशू की बात करें तो जैसे हम ट्रेड करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। क्या इम्पैक्ट है हुआ ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में? तो इन द लास्ट 20 years ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज कम अ लॉन्ग वे। What has been its effect on the lives of the people? Let us look at some of the evidence। अब लोगों की लाइफ पे इसका क्या असर हुआ? तो ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स, हैज बीन एन एडवांटेज टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को बहुत एडवांटेजेस मिला क्योंकि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स उसके पास अवेलेबल हुए, पर्टिकुलरली वेल ऑफ सेक्शंस इन द अर्बन एरियाज। देयर इज अ ग्रेटर चॉइस बिफोर द कंज्यूमर हु नाउ एंजॉय इंप्रूव क्वालिटी एंड लोअर प्राइसेस फॉर सर्वर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर को सबसे बड़ा बेनिफिट, एक तो क्वालिटी अच्छी मिली और लोअर प्राइस में। तो एज अ रिजल्ट दीज पीपल टुडे एंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन पॉसिबल अर्लियर। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हुआ थ्रू ग्लोबलाइजेशन। अमंग प्रोड्यूसर एंड वर्कर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म। लेकिन हम प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इम्पैक्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन का, वो यूनिफॉर्म नहीं रहा इनके लिए। फर्स्टली MNCs हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। MNC ने इंक्रीज कर दिया इन्वेस्टमेंट इंडिया में ओवर द लास्ट 20 years, which mean investing in India has been beneficial for them। उनके लिए beneficial हुआ है। MNCs have been interested in industries such as cell phones, automobiles, electronics, soft drinks, fast food और services such as banking in urban areas। MNCs इन सभी sectors पे ध्यान देती थी। And these products have a large number of well-off buyers। और इन प्रोडक्ट्स में काफ़ी बायर्स खरीदते हैं इनको आए दिन में। तो इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। इसकी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू न्यू जॉब्स भी क्रिएट हुई। MNC जब आई तो उन्होंने नई जॉब्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया। ऑल्सो लोकल कंपनी सप्लाइंग रॉ मटेरियल एक्सेट्रा टू दीज इंडस्ट्रीज आर प्रॉस्पर। और धीरे धीरे लोकल कंपनी जो सप्लाई करती थी वो भी ग्रोथ हुआ। सेकेंडली, several of the top Indian companies have been able to benefit from the increased competition। और जो टॉप इंडियन कंपनीज है उनको भी बेनिफिट मिला, कॉम्पिटिशन बढ़ा। एंड दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड्स एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया, प्रोडक्शन मेथड्स अपनाए नए नए, और उसके कारण प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स भी क्या हुआ? बड़ा हाई हुआ। तो सम हैव गेन्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉलोअर कंपनीज। और कुछ लोगों को फायदा हुआ काफ़ी सारा
कोलैबोरेशन करने से। Moreover, globalization has enabled some large Indian companies to emerge as multinational themselves. और ग्लोबलाइजेशन ने एक और मौका भी दिया, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्या किया, अपने आप में मल्टीनेशनल बनने का मौका दिया, जैसे टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल्स के अंदर, इन्फोसिस आईटी के अंदर, रैनबैक्सी मेडिसन के अंदर, एशियन पेंट्स के अंदर, सुंदरन फास्टनर्स नट्स एंड बोल्ट्स के अंदर, आर सम ऑफ द इंडियन कंपनी विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड। ये ऐसी कंपनीज है जो वर्ल्ड वाइड अपना ऑपरेशन कर रही है, बिजनेस कर रही है। तो ग्लोबलाइजेशन हैज ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग IT। और IT सेक्टर में भी इनका ग्रोथ बहुत देखा गया। द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर द लंडन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर्स आर सम एग्जाम्पल्स। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं इस सेक्टर के अंदर। बिसाइड्स अ होस्ट ऑफ द सर्विस सच एज अ डाटा एंट्री, accounting, administrative tasks, engineering are now being done cheaply in countries such as India and are exported to the developed countries। और all over the countries export भी किया जाता है ये सब चीज़ें। Batteries, capacitors, plastic, toys, tires, dairy products and vegetable oil are some example of industry where the small manufacturers have been hit hard due to competitions। ये अब इसका ड्रॉबैक ये हुआ कि जो स्मॉल कंपटीशन था, मतलब जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, क्योंकि जितना भी करा इसने ये सारी चीज़ें, लार्ज कंपटीशन मार्केट को तो डेवलप कर लिया, बट लेकिन वर्कर्स हो गए, बहुत सारों की जॉब्स नहीं मिली, क्योंकि ये सारी चीज़ों को यूज़ करना बंद कर दिया लोगों ने। तो धीरे धीरे इनकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। देन सर्वल ऑफ द यूनिट्स हैव शट डाउन। बहुत सारे तो ऐसे थे जो जिन्होंने अपने बिजनेस को ही बंद कर दिया। एंड मैनी वर्कर्स जॉबलेस, बहुत सारे वर्कर्स जॉबलेस हो गए। एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज ही थी इंडिया में जो कि लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को हायर करती थी। तो 20 मिलियन इन द कंट्री नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर। अब उनके पास कुछ और वर्क बचा नहीं और वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आ गए। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।